देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को आसान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड और मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इन सब के बारे में चलिए जानते हैं क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। बच्चों, मैं सचिन कुमार वर्मा आईटी कॉलेज अलवर से मैं एक बार आपके सामने फिर एक एपिसोड लेके आया हूँ जिसका मेन टॉपिक जो हमारा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। लेकिन उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। सर, मेरा नाम आनंद कुमार है और मेरा नाम नीरज उपाध्याय। मैं मोहम्मद सरफराज। तो अभी तक जो हमने पिछले एपिसोड डिस्कस किए उसमें हमने मीन के बारे में जाना था, मोड के बारे में डिस्कस किया था। जी सर। है ना। सर्वे के बारे में जाना था। जी सर। बारंबारता के बारे में जाना था। जी सर। है ना। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है माध्यक। जी सर। मीन डिस्कस किया, मोड डिस्कस किया, आप डिस्कस करेंगे माध्यक के बारे में। इंग्लिश में अगर इसका नाम ले तो बोलते हैं इसको मीडियन। ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं हमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं नॉर्मली। जी सर। आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है और आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, मतलब आरोही क्रम में लगाते हैं। जैसे भी आंकड़े देंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, उनको सबको आरोही क्रम में हम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो प्रेक्षण है उनकी काउंटिंग कितनी है। जी सर। जी सर। सम होती है और विषम होती है। आंकड़े तो सम होंगे, विषम होंगे। जी सर। है ना। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे या तो आप पे सम होते हैं, विषम होते हैं। ठीक है। अब दोनों ही अगर सम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं और अगर विषम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज करो हमारे आंकड़े जो है विषम दिए हुए हैं, तो विषम देखने के लिए जो हम देखते हैं एन क्या होता है हमारा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। जी सर। ठीक है। तो उस केस में अगर हमारे आंकड़े विषम दिए हैं तो हमारा जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, n+1/2। जी सर। n+1/2 हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम उसको माध्यिका को निकाल पाते हैं। जी। ठीक है। और दूसरे ही केस में अगर हमारे आंकड़े सम दिए हो, उनकी काउंटिंग हमारी सम दे रखो, हमारा जो डाटा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इवन नंबर आ रखे हैं, तो हमारी माध्यिका निकालने के लिए हम पे जो फॉर्मूला होता है, हम पहले क्या करते हैं n/2 वैल्यू निकालते हैं। जी। है। फिर n/2+1 वाली वैल्यू निकालते हैं और फिर जो दोनों का मीन निकाल देते हैं हम। जी। दोनों का मीन जो होता है हमारा क्या होता है, वो माध्यिका बन जाती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, अगर सपोज करो हम पे फ्रैक्शन की वैल्यू जो रखिए 1 से लेकर 9 तक के अंक दिए हैं, पहले हमने देखा कि तो 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग कितनी है अपना में, 1 से लेकर विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है। 9 विषम संख्या होती है। तो अगर मुझे यही आंकड़े दिए हुए है और मुझे ये काउंट करना है कि इस आंकड़ों का माध्यिका क्या होगी, क्योंकि विषम है, जैसे मैंने बताया एन क्या है आपका, विषम है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। 9 आपका n है, n+1 9+1 10 हो जाएगा और 10/2 5। तो जो 5 जो वैल्यू आ रखी है, जो आपकी काउंटिंग आएगी, जो काउंट करना शुरू करो, जो 50 वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी माध्यिका, वो माध्यिका बन जाती है। ठीक है। आज समझ आती है। जी सर। लेकिन एट द सेम टाइम इसी समय अगर आपके आंकड़ों की काउंटिंग आपकी सम संख्या हो, जैसे एग्जांपल लें 1 से लेकर 10 तक के नंबर लेते हैं हम सारे। 1 से लेकर 10 तक के नंबर सम है, 10 सम संख्या होती है। एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी मेरी, 10 हो गई। ठीक है। उस केस में जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, n/2। पहले n/2 निकालेंगे, n/2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 10/2 5 होगी। फिर निकालते हैं हम n/2+1। ठीक है। n/2 मतलब
5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया जी। तो 5 प्लस 6 और मैंने बताया था n/2 और n+1 n/2 और n/2 प्लस 1 दोनों का मीन निकालते हैं। तो आपके 5 और प्लस 6 का मीन निकालेंगे, बाई 2 कर देंगे उसे जी। तो जो वैल्यू निकल के आएगी 5.5 वो क्या हो जाती है? आपकी माध्यिका हो जाती है। इन आंकड़ों की जो 1 से लेकर 10 तक के हैं, जो कि इवन काउंटिंग के हैं। ठीक है, ये तो हो गए एग्जाम्पल जो हो गए। अब थोड़ा सा मुझे आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल बताएं जो आप जनरली आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं माध्यिका के बारे में। चलो आनंद आप बताएंगे, मुझे एग्जाम्पल बताएं मुझे। तो जैसे सर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए बगीचे में सर 7 प्रकार के फूल हैं। ठीक। तो जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, गुलदाउदी, सूर्यमुखी, अड़हुल और रात की रानी। इन फूलों का सर हमने प्राइस लिया हुआ है। गुलाब का प्राइस है 2 रुपए, गेंदा का 3 रुपए, चमेली का 4 रुपए, गुलदाउदी का 5 रुपए, सूर्यमुखी का 6 रुपए, अड़हुल का 7 रुपए और रात की रानी का 8 रुपए। प्राइस को सर हमने मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डाल दिया है सर, आरोही क्रम में। ये हमारी इनकी प्राइस है, इसे हमने आरोही क्रम में सजा दिया है। तो सर अब 7 प्रकार के फूल हैं, तो ये 7 सर विषम संख्या है। हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है विषम संख्या का, विषम संख्या की संख्या का माध्यिका निकालने का, तो वो होता है सर n+1/2। तो सर हमारा 7 + 1/2 8/2 चौथे पद पर जो सर फूल है उसका जो प्राइस है वही हमारी माध्यिका होगी। तो चौथे पद पर सर गुलदाउदी हमारा फूल है, उसकी प्राइस सर 5 रुपए है। उसकी पोजीशन वैल्यू? जी सर, पोजीशन वैल्यू। हाँ। तो वो पोजीशन वैल्यू 5 जो है वो हमारी माध्यिका होगी, 5। ठीक है बेटा, ये तो क्या एग्जाम्पल हुआ था आपका जब आपकी आंकड़ों की वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू विषम दे रखी है। सर, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके आंकड़ों की वैल्यू सम हो? जी सर। तब तो जब सर सम है तो मान लीजिए कि सर जैसे बगीचे में मान लीजिए 8 प्रकार के फूल हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लोग दोहरा रहे हैं। तो सर 8 प्रकार में मैंने एक कमल को ऐड कर दिया, कमल के फूल को, जिसकी प्राइस सर 9 रुपए है। ठीक। तो अगर मान लीजिए जैसे सर जब सम संख्या होती है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 + 1, इन दोनों का मीन होता है सर। ठीक है। n/2 होगा और फिर सर एक हो जाएगा n/2 + 1 पद, उनका मीन ले लेते हैं सर हम। तो n/2 की जगह हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा, और फिर सर n/2 + 1 यानी 8/2 + 1 यानी 4 + 1 5। तो सर चौथे पद और 5वें पद पर जो हमारी पोजीशन वैल्यू होगी उनका सम, चौथे प्लेस पे जो प्राइस वैल्यू है जी सर है ना, और 5वें प्लेस पे जो प्राइस वैल्यू है, उन दोनों का सम का जो मीन होगा वही हमारा माध्यिका होगा सर। ठीक है। जैसे सर चौथे पोजीशन पर हमने फूल लिया है गुलदाउदी, तो गुलदाउदी की सर प्राइस वैल्यू 5 है। ठीक। और सर सूर्यमुखी है 5वें पोजीशन पर, तो उसकी सर प्राइस वैल्यू 6 है। तो इन दोनों की जो प्राइस वैल्यू हुई इनका मीन, तो 5 + 6/2 यानी 11/2 यानी कि सर हमारा जो माध्यिका आएगी वो 5.5 होगी सर। ठीक है। ये एग्जाम्पल कब हुआ? जब आपके आंकड़ों की वैल्यू सम होगी सर। ठीक है जी सर। सरफराज बताएंगे मुझे। सरफराज आप बताएं। सर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अभी सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे जो इंडियन बैट्समैन है वो कितने रन बनाए। सपोज करते हैं कि सर कि विराट कोहली ने 170 रन बनाया, अजिंक्य रहाणे 120 रन बनाए, मुरली विजय 100 रन, 90 रन धवन बनाया और 60 रन लोकेश राहुल, 50 रन चेतेश्वर पुजारा, 40 रन रविचंद्र अश्विन, 10 रन रिद्धिमान साहा और 2 रन मोहम्मद शामी। तो सर इस जो आंकड़े रन यानी हमारे जो खिलाड़ी रन बनाए उस आंकड़े को सबसे पहले हम अवरोही क्रम में सजा देंगे। ठीक। तो हम इस प्रकार पाते हैं कि सबसे कम रन मोहम्मद शामी ने बनाया जो 2 है, उसके बाद साहा, उसके बाद नंबर आता है 40 रन अश्विन ने बनाया, फिर 50 रन पुजारा ने बनाया, 60 रन लोकेश राहुल ने बनाया, 90 रन धवन ने बनाया, 100 रन मुरली विजय ने, 120 रन अजिंक्य रहाणे और 170 रन विराट कोहली। तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा दिया। सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी रहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में आपने सजा दिया है, सजा दिए। इसके बाद देखते हैं ये कितने प्रकार के हमारे पास डाटा दिया गया है। तो हम ये पाते हैं कि यहाँ हमारा डाटा 9 टाइप के हैं, यानी कि ये एक विषम संख्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है जब विषम संख्या आ जाता है तो n+1/2 यानी कि 9 + 1/2, तो यानी 9 + 1 10/2,
5, तो हमारा जो 5वें पद में जो आएगा वो हमारा माध्यक हो जाएगा। 5वें प्लेस की जो पोजीशन वैल्यू होगी वो हमारा माध्यक हो जाएगा सर। 5वें जो आपका प्लेस आया है जी सर, वो कौन सा प्लेयर है वहाँ पे? वहाँ पे हमारा लोकेश राहुल है सर, जिसने 60 रन बनाया है। तो ये हमारा माध्यक हो गया। और उसके द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 60 रन है सर। तो हमारी जो माध्यिका वो क्या हुई? जी सर, वो माध्यिका हो गई हमारी 60 रन से। 60 रन हमारी माध्यिका है। वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? लोकेश राहुल के द्वारा जो बनाए गए रन है वो मेरी इस डाटा की माध्यिका हो गई, बन जाती है। जी सर। ठीक है जी सर। नीरज बताएंगे आप मुझे। नीरज आप बताएं। जी सर, जैसे कि एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। तो फैमिली में देखते हैं कि 4 भाई हैं। जैसे अपने को एक बार एन को इवन लेना है और एक बार एन को ओड लेना है। ठीक। तो एक बार 4 भाई को लेके देखते हैं और एक बार 3 भाई को लेके देखते हैं। तो यदि एन इवन ले रहे हैं, मतलब सम संख्या ले रहे हैं, तो जैसे कि 4 भाई को लिए और यदि चारों भाई का एज, जैसे कि मान लो एक पवन नाम का लड़का है, उसका 10 वर्ष है। एक नीरज नाम का लड़का है, उसका 20 वर्ष है। एक प्रभात नाम का लड़का है, उसका 30 वर्ष है। और एक सौरभ नाम का लड़का है, उसका 40 वर्ष है। ये चारों भाई हैं। तो इनका यदि पूछे कि माध्यिका क्या होगा, तो चूंकि n 4 है, सम संख्या है, तो अपना सूत्र होता है कि n यदि सम संख्या का यदि माध्यिका निकालना हो तो n/2, n/2 + 1 वे पद का माध्य निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे। तो यहाँ पे पहले तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीन्स आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे कि 10, 20, 30, 40 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते गए। अब जैसे कि 4/2 किए तो अब आया 2 और 4/2 + 1 आया 3। तो अब 2वें पद यानी 2वां जो लड़का है, दूसरा जैसे कि नीरज सेकेंड पोजीशन पे जो लड़का है नीरज है, और 3वें पद यानी 3rd पोजीशन पे जो लड़का है वो प्रभात है। तो नीरज और प्रभात का जो एज है, अब ये दोनों का यदि प्लस करते हैं और /2 करते हैं, मतलब ये दोनों का यदि माध्य निकालते हैं, तो अपना वो माध्यक होगा। मीन्स 20 + 30 /2 करते हैं, यानी कि 25 आया। तो ये अपना माध्यक हो गया, माध्यिका हो गया, यदि n इवन हुआ तो। अब जैसे कि यदि n ऑड लेते हैं, जैसे कि n 3 लेते हैं, मान लो 3 भाई है, जैसे कि पवन, नीरज और प्रभात है। इस बार सौरभ को रिमूव कर देते हैं, केवल पवन, नीरज और प्रभात को रखते हैं। तो यदि 3 है तो पहले तो n ऑड है, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब ये जो पद होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही माध्यिका होगी इसकी। तो देखते हैं 3 + 1/2 यानी 2 आ रहा है, यानी 2वें पद पे यानी दूसरे पद पे जो है वैल्यू वही होगा इसका माध्यिका। और दूसरे पद पे जो है नीरज है, और नीरज का जो आयु है वो 20 है, यानी इसका माध्यिका क्या होगा? 20 होगा। इस प्रकार सर माध्यिका को सर डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है बेटा, और कोई एग्जांपल? जी सर, कुछ हो सकता है? जी सर, हो सकता है। जैसे सर हम अपने डेली लाइफ के एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर हम देखते हैं कि क्लास में हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें सपोज करें 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, वो 10 स्टूडेंट का अलग अलग अंक प्राप्त किए। यानी कि पहला स्टूडेंट का अंक 26, दूसरा स्टूडेंट का अंक 29, तीसरा स्टूडेंट का अंक 30, चौथा स्टूडेंट का 32। इस तरह से 10 स्टूडेंट का एक अलग अलग अंक प्राप्त हुआ। तो ये जो हमारा डाटा दिया गया है, अंक जो प्राप्त किए हैं स्टूडेंट, उसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। यानी कि सबसे पहले जो कम अंक प्राप्त किया है उसको पहले, उसके बाद जो अंक प्राप्त हुआ है उसको, यानी सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त किए हैं उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। जी सर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के मतलब अंक प्राप्त हुआ है। यानी कि हम पाते हैं कि ये 10 स्टूडेंट है, यानी कि n का वैल्यू सम दिया गया है। तो सम के लिए सर हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि n/2 में पद और एक n/2 + 1वें पद, जो पद का जो पोजीशन आ रहा है वो दोनों का सम करेंगे, फिर /2 करेंगे। तो जो हमारा आएगा रिजल्ट वो हमारा हो जाएगा सर, वो माध्यिका हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हम देखते हैं कि 10/2 यानी 5, और फिर 10/2 + 1 यानी कि 6 हुआ। तो सर 5वें पोजीशन पे हमारा अंक आ रहा है 35 और 6ठे पोजीशन पे हमारा अंक आ रहा है 38। तो सर ये दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सर ये दोनों को जब जोड़ेंगे 35 + 38/2 यानी 73/2, तो हम पाते हैं कि 36.5 ये हमारा
सर माध्यिका हुआ। ठीक है बेटा, अभी चीजें क्लियर हुई? जी सर बिल्कुल। माध्यक के बारे में क्या होती है एग्जैक्टली? जी सर। तो बेटा ये तो हो गया हमारा माध्यक। अगर हम डेली लाइफ के बारे में और बात करें कि ये तो डाटा तब था जब हमारा डाटा क्या था, वर्गीकृत था। जी सर। ठीक है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्वे आते हैं और उनसे बहुत सारे ऐसे आंकड़े इकट्ठे होते हैं जो कि जिनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है। सपोज करो 1000 में आ गया, 2000 में आ गया, ऐसा हो सकता है। जी सर। ठीक है, तब क्या करें? तब उस केस में जो मेरा जो डाटा दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, उसको मुझे एक दूसरे वर्ग में कन्वर्ट करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। जी सर। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब जो वर्ग अंतराल, समझते हैं वर्ग अंतराल क्या होता है? सर। ठीक है, जो डाटा होते हैं उसको एक इंटरवल में हम ब्रेक करना चालू कर देते हैं। जी सर। और इंटरवल हम खुद डिसाइड कर लेते हैं, जो इसे अंतराल बोलते हैं कि 10 का ले, 15 का ले, 20 का ले, और उस पूरे डाटा को उस इंटरवल में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, एक क्लास की बात करते हैं। ठीक है जी सर। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। सबके डाटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हमने ये देखा कि हम, जैसे आपने एग्जांपल लिया था कंपटीशन का, टेस्ट हुए बच्चों के, टेस्ट में सब बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए। अब क्योंकि डाटा की वैल्यू बड़ी है, आपके जो प्रेडिक्शन जो है नंबर ऑफ बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें वर्गीकृत करना होता है डाटा को। जी सर। जैसे एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 मार्क्स आ रखे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके 20 मार्क्स आ रखे हैं, 36 है, 40 है, ऐसे डिफरेंट टाइप के मार्क्स हो रखे हैं। अब वर्गीकृत करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंटरवल लेते हैं, जो हम चूज करते हैं अपनी तरफ से। जी सर। इंटरवल का मतलब कोई भी एक पैमाना मान लेते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे लें कि जैसे हमारे मार्क्स दे रखे हैं 10 से 20, 36, 40, 50, 56, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको व्यवस्थित कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि एक इंटरवल अपनी तरफ से मान लें, जैसे हमने 5 का मान लिया। जी सर। ठीक है, 5 के मारने के बाद हम देखेंगे 0 से लेकर 5 तक के बीच में कितने बच्चे आते हैं, उनकी काउंटिंग। जी सर। ठीक है, ऐसे 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे आते हैं, उसकी काउंटिंग सामने लिख देंगे। तो 5 से 10 भी तो लेंगे। हाँ, 0 से लेकर 5, फिर 5 से 10 के बीच में, फिर 10 से 20 के बीच में, 20 से 10 से 15, 10 से 15 और 15 से 20। इस तरह से 5-5 के इंटरवल में हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते रहते हैं। यानी वर्ग अंतराल हमारा सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो अंतराल है, वर्ग अंतराल जिसे आप बोल रहे हैं, वो हमारा सेम होगा। और उसके हिसाब से हम जो है वर्ग बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे बताया 0 से लेकर 5 हो गया। जी सर। 5 से लेकर 10 हो गया, 10 से लेकर 15 हो गया, 15 से लेकर 20 हो गया। इस तरह से आगे हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से हमें इसको इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वर्ग। अब क्योंकि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है जिसमें एक लिमिट होती है, एक अपर लिमिट बोलते हैं, एक लोअर लिमिट बोलते हैं। जी सर। कोई भी वर्ग अंतराल दिया है, सपोज करो 0 से लेकर 5 तक दिया है मुझे। जी सर। तो जो इसकी अपर वैल्यू है, जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा क्या होगी इसकी? 5। ठीक है, जो अपर वैल्यू वो 5 होगी और जो निचली वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं, वो 0 हो जाती है। ऐसे ऐसे जितने भी आपको वर्ग दिए होंगे 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, इनकी जो अपर वैल्यू होगी और लोअर वैल्यू, दोनों ही वैल्यू आपको इसमें मिलती है। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू का सर जो अंतर होगा वो सर वर्ग अंतराल होगा। हाँ बिल्कुल, अंतराल मतलब जो इंटरवल होगा। जैसे हम 0 से लेकर हमने 5 किया, 5 माइनस 0 करें तो 5 आता है। जी सर। ठीक है, फिर और जैसे 5 से 10 लिया तो 10 ऊपरी सीमा मतलब अंतराल का मतलब हुआ कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ऊपरी सीमा से आप निचली सीमा को घटाते हैं तो जो भी इंटरवल आएगा वो बराबर आएगा। जी सर। 0 से 5 लें, 5 माइनस 0। जी सर। ठीक है, 5 आता है। ठीक है, 10 माइनस 5 करेंगे 5। ठीक है, 15 माइनस 10 करेंगे 5। तो आपका जो इंटरवल है, जो आपका अंतराल है, वो हमेशा बराबर आएगा। जी सर। ऐसा हम जब करते हैं जब आपको क्या होगा, डाटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा क्लास में जैसे एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्ग अंतराल। जी सर। ठीक है, अब एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में नाम बोले तो उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता समझते हैं आप लोग? जी सर। क्या होती है बारंबारता? कारण बताएंगे मुझे। सर बारंबारता जो कोई अगर डिजिट है वो बार बार से रिपीट हो रही है। सर जैसे अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए अपने एग्जाम में, तो जैसे सर कोई मान लीजिए 20 प्राप्त किया, कोई 30 किया, कोई 40 किया, कोई 50 किया। अब 20 प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए 5 है, 30 करने वालों की स्टूडेंट की संख्या 10 है, 40 करने वालों की संख्या 20 है। तो ये सर जो
मार्क्स प्राप्त करने वाली जो संख्याएं और स्टूडेंट की जो संख्या है वही सर बारंबारता हो जा रही है। जैसे अगर मुझे आंकड़े इस प्रकार से दिए हों, 2 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, जी सर, ठीक है, फिर 3 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, जी सर। तो अगर मुझे बारंबारता निकालनी हो इन वैल्यूज की तो मुझे देखना होता है कि कौन सी वैल्यू का रिपीटेशन ज्यादा बार किया। जैसे मैंने बताया 2 को 2-3 बार लिखा गया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। जी सर। ठीक है, 3 को 2 बार लिखा गया है तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। ठीक है, और 4 को सिंगल टाइम में, और 5 को सिंगल टाइम में, और 6 को सिंगल टाइम में। जी सर। तो हमारा यहाँ पे जो अलग अलग कितनी काउंटिंग हो रही है, कितनी बार वो आपका नंबर रिपीट हो रहा है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, अब होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, उसके बारे में कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे सपोज करो एग्जाम्पल दिया है और मुझसे ये कहा गया है कि जैसे क्लास में कंपटीशन हुआ, उसमें बच्चों के टेस्ट आए, टेस्ट में ये बताया गया आंकड़े कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है मुझे 0 से लेकर 10 तक के बीच में जितने बच्चे मार्क्स आए हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। जी सर। फिर दे रखा है 10 से 20 के बीच में जो बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच मार्क्स लेके आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3 है मुझ पे। ऐसे ही 20 से 30 के बीच में मार्क्स लेके आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? वो 4 दे रखी है मुझे। तो इस तरह से मेरा जो वर्ग अंतराल में आपको डाटा दिया हुआ है। जी सर। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ता है, जो पहला जो वर्ग अंतराल है उसकी जो अपर लिमिट है, जी सर, वो कितनी है? जैसे पहला अंतराल है 0 से लेकर 10 तक है, तो मुझे ये देखना होता है 10 से कम मार्क्स लेके आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? वो कितनी है? 5 हो गई है। ठीक है, फिर दूसरे इंटरवल के लिए बात करते हैं। जो दूसरा इंटरवल कौन सा आपका? 10 से 20। उसके लिए हम ये देखते हैं जो अपर लिमिट है, जी सर, 20 से कम आने वाले बच्चों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 5 + 3। वो क्या करते हैं? 5 + 3। जो पहले वाला इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 है, दूसरा वाला इंटरवल कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 रखी है, और दोनों का सम कर देंगे 5 + 3। ठीक है, अगर पहले वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी F1 माने, जी सर, और दूसरे वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को हम F2 माने, तो दूसरे वाले इंटरवल के लिए जो संचयी बारंबारता होगी वो क्या होगी आपकी? F1 + F2 होगी। जी सर। ठीक है, ऐसे ही तीसरा इंटरवल क्या है आपका? 20 से लेकर 30 दे रखा है, तो मुझे ये देखना होगा कि 30 से कम मार्क्स लेके आने वाले बच्चों की संख्या। 5 + 3 ठीक है, + 4। उसके क्या करेंगे? पहले इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है F1, दूसरे इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है F2, और तीसरे वाले इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, तीनों का सम, जो तीनों का जो जोड़ होगा वो हम सामने मेंशन करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिस तरह से आप इसको प्रदर्शित करते हो, है ना, जो फाइनल निकालते हो, तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। बिल्कुल जी ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब जैसा हिंदी में नाम जाने संचय, संचय मतलब इकट्ठा करना होता है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ते ही रहते हैं। जी सर। जैसे जैसे नई फ्रीक्वेंसी आएगी पिछली वाली फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड कर देंगे, नया इंटरवल आएगा पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को फिर उसमें ऐड कर देंगे, तो ये तो हो जाती है आपकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता भी आपकी 2 तरह की होती है। ये तो हो गया जब आपसे ये कहा गया कि ये इस टाइप की जो संचयी बारंबारता है वो होती है कम प्रकार की संचयी बारंबारता। जी सर। ठीक है, एक होती है दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये देखते हैं अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। मैं इसी सेम एग्जांपल को लूं तो उसमें हमें देखना होता है कि 0, जैसे ये इंटरवल है 0 से लेकर 10 दिया है, और 10 से लेकर 20 दिया है, 20 से लेकर आपको 30 दिया है, तो उस बीच में मुझे देखना पड़ेगा, जो इस तरह देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 0 या 0 से अधिक। जी सर, यस सर। 0 या 0 से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? 5। ठीक है, नहीं वो 5 की होगी। उसमें देखते हैं जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका सम आता है। अच्छा, हाँ। है ना, जितने भी मान लो जितने भी इंटरवल दिए हैं 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, पहले जो उनकी सामने फ्रीक्वेंसी लेके सबको ऐड कर ले। जी सर। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद सपोज करो ये आ जाती है 50 आ जाती है। जी सर। ठीक है, अब 50 आने के बाद हम देखते हैं कि जैसे 0 या 0 से अधिक आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। अब 0 से अधिक मतलब सारे बच्चे आ जाएंगे, जी सर, सबकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सपोज करो 50 आ गई हमारी। जी सर। ठीक है, अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। दूसरा इंटरवल क्या है? 10 से लेकर 20 तक की है। जी सर। तो हम उसकी लोअर लिमिट पर बात करेंगे। जी। कैसे? 10 या 10 से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या। जी सर। उसको डिसाइड करने के लिए करते हैं जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना 53, इसमें से घटा देंगे आप 5, जो पहले वाला रखी है। ठीक है, वो निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले इंटरवल के लिए हम देखते हैं 20 या जैसे तीसरा इंटरवल कौन सा? 20 और 30 के बीच में। तो हम उसके लोअर लिमिट के बारे में फिर बात करते हैं कि 20 या 20 से अधिक आने वाले
मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, मार्क्स लेके आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो जो पहले वाली वैल्यू जो आ रखी है उसमें से फिर हम फ्रीक्वेंसी घटा देंगे जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी मुझे। जी ठीक है। इस तरह के प्रोसेस में जो सारणी मिलती है, जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसे बोलते हैं अधिक प्रकार की संचयी बात है, जो आपकी बुक में दी है, 10th क्लास की बुक में इस तरह के प्रोसेस में दी हुई है। जी सर। ठीक है, बातें क्लियर होती है। जी अधिक प्रकार की क्या होती है, कम प्रकार की क्या होती है। जी ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया माध्यिका के बारे में। जी सर। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। जी सर। जी सर। अब थोड़ा सा हम पुरानी चीजों के बारे में जान लेते हैं, जिससे मैंने आपसे पूछा बारंबारता के बारे में। पिछले 2 एपिसोड में मैंने कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे सर्वे के बारे में डिस्कस किया था, बताया मैंने, और थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जी सर। मैंने सर्वे के बारे में पूछा था। बेटा सर्वे क्या होता है, सर्वे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, सर्वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण, अनुमान। और कोई आंकड़ा। हिंदी में शुद्ध नाम बताया मुझे उसका। पहले 2 एपिसोड में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। सोचे हैं कोई ऑप्शन? सर्वेक्षण। एग्जैक्टली। ठीक है, सर्वेक्षण कहते हैं हिंदी में नाम। जी सर। होता क्या है सर्वेक्षण, कैसे डिफाइन करेंगे इसे, आनंद बताएंगे। सर सर्वे जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई एक शहर है, हाँ। शहर में 10,000 से ज्यादा रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं, इनका हमें सर्वे करना है, इनका मतलब सर्वेक्षण करना है। तो इसके लिए सर हम शहर में ये पता करते हैं कि 10,000 से ज्यादा कमाने वालों की संख्या हम या तो पता करेंगे या ये पता करेंगे कि हमारे टोटल जो शहर की जनसंख्या है उसमें कितने ऐसे हैं जो 10,000 से कम कमाते हैं। अगर टोटल में से हम 10,000 से कम कमाने वाले घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोग 10,000 से ज्यादा कमाते हैं। करेंगे कैसे करेंगे सर्वेक्षण, कैसे करते हैं? आंकड़ों के द्वारा करते हैं। कैसे ढूंढेंगे उनके आंकड़े, या तो फिर घर घर जाकर पता करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। आप सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है जिसमें मुझे प्रति व्यक्ति आय के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, होते हैं ऐसे होते हैं। सपोज करो और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल वोटिंग का। वोटिंग देते हैं आप लोग, गवर्नमेंट सर्वे कराती है, आपके आई कार्ड वगैरह बनते हैं, जिससे आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, बनते हैं। तो पहले एक गवर्नमेंट का बंदा आता है, व्यक्ति आता है, और वो आपके पूरे परिवार के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है, किसकी कितने आय है, परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उनकी आयु क्या है, कितने कमाने वाले हैं, कितने नहीं कमाने वाले हैं, ऐसा होता है। तो वो एक्चुअली आंकड़े तैयार हो रहे हैं। तो किसी भी चीज के ऐसे, अगर मैं शुद्ध भाषा की बात करूं सर्वेक्षण की, जो डेफिनेशन की, तो वो क्रिया या वो प्रक्रिया जिसमें मुझे निर्णय लेने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। निर्णय तभी लिया जाता है ना जब आप पे इन्फॉर्मेशन हो। वो प्रक्रिया जिसमें आप किसी भी तथ्य के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सर्वेक्षण। ठीक है, आप घर में जाते हैं, परिवार में जाके वो लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो फाइनली ये इन्फॉर्मेशन ही तो है सारी। जी सर। ठीक है, किसी भी निर्णय के लिए, किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए मुझे डाटा की वैल्यू चाहिए होती है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप घर के बारे में, परिवार के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, अलग अलग परिवार के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। जी सर। ठीक है, तो उससे मैं ये निर्धारित कर सकता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है। जी सर। है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना मुझे। जी सर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा सर्वे। कोई एग्जाम्पल और सर्वे का? जैसे सर हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो शहर है, शहर में कितने ऐसे मरीज हैं जो स्वाइन फ्लू के शिकार हैं। बिल्कुल, इसका भी हम सर सर्वे कर सकते हैं कि कितने मतलब वो मरीज हैं जो स्वाइन फ्लू के, जो हॉस्पिटल में जाकर जैसे हम सर पता कर सकते हैं शहर के प्रत्येक अस्पताल से कि कितने आपके पास ऐसे मरीज आए हैं, या फिर घर घर जाकर उनकी जांच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल के द्वारा। फाइनली हम पता लग गया ना सर्वे के बारे में। जी सर। सर्वे के बारे में हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए, क्या किस प्रक्रिया है। एक्चुअली सर्वे क्या होता है, सर्वे के माध्यम से हम आंकड़े तैयार करते हैं। अब आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े सर्वे से करने के बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो तथ्य मेरे सामने उभर कर है, जो अवयव मेरे सामने उभर कर है, उन्हें आप आंकड़े कहते हैं। जी मैंने जैसे बताया कि एक सर्वे हुआ, वोटिंग होनी है आप लोगों की, और वोटिंग के लिए आई कार्ड बनने हैं। आई कार्ड बनने के लिए घर घर गया, गवर्नमेंट कर्मचारी आपके पास आया और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। जो उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, जो अवयव इकट्ठे किए, वो क्या है? आपके आंकड़े। जी सर। ठीक है जी। और मैंने ये तो हो गया आंकड़े, और ये एक हो गया सर्वे। अब मीन क्या होता है? मीन डिस्कस किया था लास्ट टाइम मैंने। जी सर। मीन क्या होता है सर? हो गया, अगर मान लीजिए जैसे सर 5 लड़के हैं और 5 लड़कों की हाइट दी हुई है, तो सर 5 लड़कों की हाइट अगर मान लीजिए किसी की 5 है, किसी की 4 है, 4 फीट, कोई 5 फीट, कोई 6 फीट, कोई 3 फीट, कोई 2 फीट, कोई 1 फीट, इस तरह की अगर हाइट दी हुई है, तो इन 5 लड़कों की हाइट को हम ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो मीन हो जाएगा। ठीक है, ये मीन हो गया। क्या करते हैं नॉर्मली, जो जितने भी प्रेक्षण होते हैं हमारे, सारे प्रेक्षणों की वैल्यू को ऐड करते हैं
और Plus उनकी में- काउंटिंग से उस नंबर को डिवाइड कर देते जी, हैं। सर। जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है एक्स बार निकल के आती है। माध्य। जी सर। ठीक है, जी सर। जिसे एक्स बार से नोट करते हैं वो होता है आपका माध्य। माध्य। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बोलूं कि जो प्रेक्षण दे रखे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है आपको, F1 F2 इस तरह दे रखी है। मान लो प्रेक्षण की वैल्यू दे रखी है X1 X2 X3 दे रखी है, और आपको जो X1 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बारम्बार F1, X2 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है F2 और X3 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको F3। तब फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, एक्स बार इज इक्वल टू X1 F1 प्लस प्लस F2 डॉट F2 प्लस X3 डॉट F3 बाई F1 प्लस F2 प्लस F3। X1। हाँ, जी तो सर। ये आपकी वैल्यू निकल जाती है। जी सर। ठीक है, जी सर। बस फिर मैंने आपको डिस्कस किया था मोड के बारे में। जी मोड क्या होता है, मोड कैसे काउंट करते हैं, मैं डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। बेटा मोड हम जब डिस्कस करते हैं, जैसे अगर आपसे ना भी कहा जाए ना कि इसका मीन निकाले, मोड निकाले, और आपको एक सिचुएशन दे दी जाए तो उसमें कैसे पता लगाना हो कि मोड के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल होते हैं, किसी को लाइक करना या डिसलाइक करना। आपके क्लास है, कक्षा है, क्लास में मॉनिटर को चुनाव होता है। जी सर। ठीक है, बचपन में आपकी क्लास में भी हुआ होगा। जी जी सर। सर। मॉनिटर के लिए क्लास चुनने के लिए 3-4 कैंडिडेट होते हैं जी। जिसके बच्चे चूज करते हैं। जी सर। उसमें कई बार ऐसा होगा कि आपको वोटिंग कराई जाती है। जी एक सर। पर्ची होती है, जी स्लिप में आप नाम मेंशन करते हैं, और जिसके ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके नाम की ज्यादा पर्ची निकल आती है, वो आपका मॉनिटर बन जाता है। जी, जी। ऐसे होता है, जी, हुआ होगा आप लोग बने किसी मॉनिटर के सबसे? जी सर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, वो कुछ नहीं और सिर्फ आपका मोड निकालना हुआ है। जो मॉनिटर बना है, मॉनिटर 4 कैंडिडेट, सपोज करो 4 कैंडिडेट है, जी सर। ठीक है, जी। A B C D 4 कैंडिडेट है। अब 4 कैंडिडेट के लिए पर्ची डलाई जाती है। जी सर। उसमें कुछ स्टूडेंट A को सपोर्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट B को सपोर्ट करते हैं, कुछ C को, कुछ D को। मॉनिटर वो बनता है जिसके नाम की पर्चियां सबसे ज्यादा होती है। या दूसरे शब्दों में बात करूं तो A को, सपोज करो A मॉनिटर बन गया है, तो A को पसंद करने वाले जो क्लास में बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। B की फ्रीक्वेंसी उससे कम है, या C जी की सर। फ्रीक्वेंसी उससे कम है, या D की फ्रीक्वेंसी उससे कम है। फ्रीक्वेंसी से मतलब उनको लाइक करने वाले स्टूडेंट की संख्या। तो क्लास में जिस बच्चे को सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, जिसके नाम की सबसे ज्यादा पर्चा डली है, ठीक है, जिसके नाम से सबसे ज्यादा स्लिप डली है, वो बच्चा आपके क्लास का मॉनिटर बन जाता है। जी सर। वो कुछ नहीं, सिर्फ उसे मैंने मोड निकाला है। जी सर। जी। ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होता है, जी। सभासद के चुनाव होते हैं, जी सर। जहाँ पे ट्विटर साइट होती है। जी किसी सर। को फेमस बनाना हो, फेमस होना, मान लो सपोज करो आपको कोई व्यक्ति फेमस है जी सर। है ना, बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस होते हैं, कोई क्रिकेट प्लेयर होता है, उसको हमें देखना है कि व्यक्ति कितना ज्यादा फेमस है। जी। फेमस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें देखना होता है ना उसकी पब्लिसिटी कितनी हुई है, जी। कितने लोग उसको जानते हैं। जी जैसे सर। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव ही ले लें, सभासद का चुनाव ले लें, सभासद का चुनाव के अंदर 5-6 कैंडिडेट खड़े होते हैं। जी ठीक सर। है, उनके नाम की वोटिंग डलती है। वोटिंग में जिस व्यक्ति के नाम की वोटिंग सबसे ज्यादा आती है, वो आपका सभासद का चुनाव जीत जाता है, वो सभासद बन जाता है। ये कुछ क्या है, ये सिर्फ एकदम मोड का एग्जाम्पल ही तो है। जी सर। जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा वोटिंग का मतलब है उसको ज्यादा नंबर ऑफ लोगों ने पसंद किया है। जी सर। या दूसरे शब्दों में बात करूं मैथमेटिक्स में, तो उस व्यक्ति के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, F1 की वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। जी सर। जिसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वो आपका मॉनिटर बन जाता है, जी सर। यानी सभासद बन जाता है। मोड मीन्स बहुलक होता है। बहुलक, हिंदी की भाषा करें तो बहुलक। तो बहुलक का सीधा सीधा एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में फेमस होने से लाइक डिसलाइक पर डिपेंड करता है। ट्विटर साइट होती है, जी सर। जी सर। साइटों पे आते हैं ना इस तरह जी से। सर। जी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके मोड के हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे यही फिनिश करते हैं। हमने जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जाना, मीन के बारे में, मोड के बारे में, आज हमने मीडियन के बारे में जाना, और कुछ सर्वे के बारे में, आंकड़ों के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो ये हमारा आंकड़ा यहाँ फिनिश होता है। आगे हम और चीजों के, नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ठीक है बेटा। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि विकेंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं और मीन, मोड, मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं।
हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।